प्रिय मित्रों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं बोधि सुविचार चैनल के माध्यम से हम आप सबको आज एक ऐसे पात्र के विषय में बताने जा रहा हूँ जिसे आप लोग भी कुछ जानते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि वो जो पात्र है जिसका नाम कालिदास है, तो उसमें कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले जो है मैं ये बता दूं कि कालिदास के संबंध में बहुत सी कहानियां और उनके नाटक चर्चित हैं। इतिहास में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसमें एक कहानी है कि एक राजकुमारी है विद्युत्मा, और विद्युत्मा बहुत ही विद्वान है। उसके यहाँ उसकी विद्वता के आगे दरबार में किसी भी विद्वानों की अगर उसके प्रश्न होते तो जवाब नहीं दे पाते थे। इसके कारण वे सभी जो विद्वान थे, ब्राह्मण विद्वान, वो सब दुखी रहा करते थे। कुछ समय बाद राजा ने जो है उस विद्योत्मा के विवाह हेतु अपने अमात्यों को बुला करके और ये कहा कि विद्योत्मा के लिए वर की तलाश करो। ये राजा का आदेश था। तो जैसे ही आदेश उन्हें प्राप्त होता है तो अमात्य और उसमें कुछ ब्राह्मण साथ में जाते हैं और बस वर की तलाश करते हैं। रास्ते में उसे एक व्यक्ति जो एक पेड़ पर चढ़ करके लकड़ी काट रहा था, और वो उसी लकड़ी को काट रहा था जिस पर वो बैठा था। इस दृश्य को देख करके उन विद्वानों को ये महसूस हुआ कि ये सबसे अच्छा अवसर होगा कि हम एक मूर्ख से विद्वत्मा के का विवाह करवा दें और अपने प्रतिशोध का बदला ले लें। इस प्रकार से विद्वत्मा और वो व्यक्ति की का विवाह हो जाता है, और जो उनके प्रश्न होते हैं एक दूसरे का उत्तर वो वही विद्वान लोग ही उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसका अर्थ बताते हैं और बता करके एक भ्रम का पुलिंदा बना देते हैं। शादी होने के बाद जब विद्वत्मा उस व्यक्ति को देखती है कि ये तो मूर्ख है, तो उसे छत से धक्का दे करके नीचे गिरा देती है। इस प्रकार से नाटक जो है ये यहाँ ऐसा लोगों को बताया जाता है। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो वास्तविक सच्चाई क्या है। क्या वो व्यक्ति कालिदास था? तो उसकी शिक्षा कहाँ हुई? क्योंकि ये कहा गया है कि कालिदास ने नाटक लिखे और उनके जो लेख थे वो वैदिक संस्कृत के हुआ करते थे। वैदिक भाषा जो होती थी और जो लिपि होती थी वो देवनागरी होती थी, और संस्कृत भाषा बड़ी ही क्लासिकल होती थी। तो ये क्लासिकल संस्कृत भारत में कब आई और उसकी लिपि देवनागरी कब आई? क्योंकि कोई भी लिखने के लिए हमें उसकी लिपि की आवश्यकता होती है। इसके बाद उनके लेख जो है वो कागज के पन्नों पर ही हुए हैं। तो हमें अब ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे देश में कागज आया कब है।
तीसरी चीज हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब इतने कालिदास विद्वान थे, बहुत बड़े बड़े नाटक लिखे, जैसा कि शास्त्रों में बताया जाता है, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यह भी खड़ा हो जाता है कि उनकी शिक्षा कहाँ हुई, उनके माता पिता कौन थे, उनका जन्म स्थान कहाँ था, ये सभी की जरूरत पड़ती है। कुछ इतिहासकारों ने ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि गुप्त काल के दरबार में दरबारी थे, कालिदास गुप्त काल के दरबार में दरबारी थे और वहीं पर उन्होंने नाटक लिखे। तो गुप्त काल के समय में बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, वो बौद्धों के विश्वविद्यालय थे, वहाँ बहुत सारे लोग पढ़ते थे, विदेशी भी पढ़ते थे, देशी भी पढ़ते थे। गुप्त काल के समय में पायन भारत आए, वो भी वही पढ़ाई किया। तो लेकिन जब हम ये देखते हैं कि फायन यहाँ करीब 13 साल रह करके अपना अध्ययन कार्य किया है, तो उसने जो अपने नोट्स लिखे हैं, उन नोट्सों में कोई भी कालिदास का जिक्र नहीं हुआ है। साथ में ये गुप्त काल में जो गुप्त वंश था, उस वंश के जब दरबारी थे उस राज्य में, वो लिखा पढ़ी का काम करते थे, लिखते थे, लेकिन गुप्त वंश के जो अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों में कहीं भी कालिदास का वर्णन नहीं है। कालिदास ने जो अपने नाटक लिखे, वो मालविका अग्निमित्रम, इसमें नाटक में जो लिखा है वो मालो देश की राजकुमारी और विदिशा के राजकुमार अग्निमित्र शुंग का नाम आता है, और इन्हीं का उसमें वर्णन है। इस नाटक में इन्हीं लोगों का वर्णन है। इस संबंध में महलों में चलने वाले प्रणय संबंधों का उन्मूलन करने से है। कालिदास ने दूसरा नाटक जो लिखा वो अभिज्ञान शकुंतलम है। बड़ा रोचक नाटक है। इसमें जो कहानी है वो विश्वामित्र और उसकी बेटी शकुंतला की है। अब ये विश्वामित्र और शकुंतला दोनों ही वैदिक सभ्यता के लोग हैं। तीसरी रचना इन्होंने रघुवंशम की है, जिसमें रघुवंश के राजाओं का वर्णन है इसमें। ऐसे ही अन्य भी नाटक जो है कालिदास के संस्कृत में मिलते हैं। साथियों, अब यहाँ पर जो शिक्षा प्राप्त की वो कहाँ से प्राप्त की, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, और न ही उनका कहाँ जन्म हुआ, कौन माता पिता थे, इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। जिस राजा के राज दरबार में दरबारी हैं, उस राजा के राज्य में बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी हैं, लेकिन वहां भी कोई वर्णन नहीं मिलता है। जो विदेशी छात्र पढ़ने के लिए आए, उन्होंने किसी तरह का कालिदास का वर्णन कहीं भी नहीं दिया है। विदेशी शासकों ने जो भारत में अंग्रेज आए, तो सबसे पहले लिपि जो भारत की थी, धम्म लिपि, वो अंग्रेजों ने ही सबसे पहले गुप्त काल की लिपि पढ़ पाए हैं। इसके बाद सम्राट अशोक की लिपि पढ़ी, लेकिन उनके अभिलेखों से जो प्राप्त हुआ उसमें भी कहीं इसी प्रकार का कालिदास का वर्णन नहीं हुआ। तो साथियों, इससे ये समझा जाना चाहिए कि कालिदास को अपनी उपस्थिति गुप्त वंश में दिखाना था और ये बताना था कि ये ब्राह्मण वंश था।
जबकि वो ब्राह्मण वंश नहीं है, वो बौद्धिस्ट है। गुप्त काल एक बौद्धिस्ट है, समय है। और इस समय जो है वो इस समय वो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रहा है, बड़े बड़े शिक्षा संस्थाएं खोल रहा है, जहां विदेशी पढ़ने भी आते हैं। तो साथियों, ऐसा लगता है कि कालिदास एक भ्रम का पुलिंदा है, जो सत्य पर आधारित नहीं है। साथियों, गुप्त काल की जो सम्यक संस्कृति है, उसकी महानता वाली जो जानकारी है, वो उसके भ्रमिक वंश का कोई योगदान नहीं है इसमें। मित्रों, आज का वीडियो यही तक है। और ये जो प्राचीन इतिहास है, वो आप लोगों को अच्छी तरह जानकारी रखनी चाहिए, जिससे आप अपने सभ्यता और अपनी महानता के विषय में समझ सकें। तो साथियों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे ये वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। नमो बुद्धाय।